नमस्कार बच्चों। वेक्टर अलजेब्रा चल रहा था हमारा और वेक्टर अलजेब्रा में जो पिछले वीडियो में हमने दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल पढ़ा था और उसी पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज थी 10.3 उसको किया था। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पर। अब गुणनफल दो वेक्टर्स का होगा, लेकिन अब की बार उनका सदिश गुणनफल होगा, जैसे कि हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो अगर कोई वेक्टर ए है आपका और कोई दूसरा वेक्टर बी है, इस तरह से एक ही पॉइंट से ये ए निकल रहा है और इस पॉइंट से ये बी निकल रहा है वेक्टर, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, इनके बीच में कोण थीटा है अगर, तो इन दोनों के बीच में अगर वेक्टर प्रोडक्ट यानी सदिश गुणनफल किया जाए तो उसको किससे दर्शाया जाएगा? क्रॉस के साइन से दर्शाया जाता है, इसलिए उसको क्रॉस प्रोडक्ट नाम भी दिया जाता है। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है कि इनका गुणनफल जो होगा वो खुद अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, वो एक सदिश राशि होगी। जबकि आपने देखा था डॉट प्रोडक्ट में, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो लेते हैं वो था ए बी कॉस थीटा, और ये जो राशि आती है ये अदिश राशि आती है। जबकि जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो जो राशि आएगी वो सदिश राशि आएगी और वो राशि होगी वेक्टर ए का मापांक यानी परिमाण, वेक्टर बी का मापांक जैसे उसमें था, इनके बीच में साइन के जो एंगल था उसके साइन का मान। ये तो हुआ आपका ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट, और ये एक वेक्टर है और उसकी डायरेक्शन आप दिखाएंगे एन कैप से। तो ये जो ए क्रॉस बी है, ये जो वेक्टर है, ये इसका जो मापांक है या परिमाण है वो ये आपका ए बी साइन थीटा हुआ, और एन वेक्टर जो है वो इस वेक्टर की डायरेक्शन शो करेगा। कैप है, कैप का मतलब इसका मापांक जो है, एन कैप का जो मापांक होगा वो 1 होगा। अब ये एन कैप की दिशा क्या है? ठीक है, ए क्रॉस बी की दिशा एन कैप होगी, ये बात समझ आ गई, लेकिन एन कैप की दिशा क्या है? एन कैप की दिशा होगी ए के भी लंब तथा बी के भी लंब, यानी एन कैप ऐसी दिशा होगी जो ए पर भी 90 डिग्री का कोण बनाए और वेक्टर बी पे भी 90 डिग्री का कोण बनाए। तो अगर आप देख रहे हैं ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये जो पूरा आपका पेपर है ये एक ऐसा तल हो गया जो वेक्टर ए और वेक्टर बी को कंटेन किए हुए अपने अंदर लिए हुए है, या यूँ कह सकते हैं इस तल से वेक्टर ए और वेक्टर बी पास होते हैं, या इस तल में वेक्टर ए और वेक्टर बी रहते हैं। इसमें इसी तल पर ये पास हो रहे हैं, पूरे में निकल रहे हैं। तो अब वेक्टर एन जो होगा उसकी दिशा इस तल पर, क्योंकि इससे भी 90 डिग्री हो, इससे भी 90 डिग्री हो, तो वो कैसे संभव है? वो ऐसे संभव है, यानी ऐसा वो डायरेक्शन जो इस प्लेन पर, इस पेपर पे 90 डिग्री का कोण बनाए, वो आपकी डायरेक्शन होगी एन कैप की। अब वो बाहर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी? क्योंकि इसमें भी दो डायरेक्शन है, इस तरफ या नीचे की तरफ। नीचे की तरफ डायरेक्शन में या ऊपर की तरफ, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसको डिसाइड करने का जो रूल करते हैं हम उसे हम स्क्रू रूल के नाम से जानते हैं। जैसे पेंच का आपका होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस तरह से पेंच निकलेगा, यानी जब हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ए पर खड़े होंगे और बी की तरफ चलेंगे छोटे एंगल की तरफ। ए से बी की तरफ ये छोटा एंगल, यहाँ से यूँ घूम के ये बड़ा एंगल, तो छोटे एंगल की तरफ चलेंगे। तो हम कौन सी डायरेक्शन में चले? घड़ी की उल्टी दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले। तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे यानी यूँ घूमेंगे यूँ, तो इस तरह से आप सोचिए अगर पेंच होता तो पेंच, किसी पेंच को आप करेंगे यूँ घुमाएंगे तो पेंच ऊपर की तरफ आएगा, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप पेंच को
घुमाएंगे तो वो नीचे की तरफ जाएगा। तो जब आप ए से ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो डायरेक्शन कहाँ आएगी, ऊपर की तरफ आएगी। तो एन कैप जो होगा वो इन दोनों पे लंब तो होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन किधर आएगी, इस तरफ आएगी। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, आप डायरेक्शन निकालेंगे। तो ए से बी की तरफ, ए क्रॉस बी है तो ए से बी की तरफ, और अगर बी क्रॉस ए हो तो बी से ए की तरफ। तो जब बी से ए की तरफ चलेंगे इस तरह से करके, तब हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है, तब आपका जो डायरेक्शन पेंच का कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। तो अगर ये लेट सपोज n1 है तो n1 की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रही है, तो बी क्रॉस ए करेंगे तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, वेक्टर बी का मापांक, वेक्टर एन का ए का मापांक, और इनके बीच में कोण थीटा था, साइन थीटा, और ये होगा n2 कैप। अब n2 कैप और n1 कैप की जो दिशा होगी वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगी, इसलिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते, जबकि आपने देखा था डॉट प्रोडक्ट में ये बराबर होते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट में ये क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते। उल्टा अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर मैं n2 की जगह n1 रख दूँ, माइनस n1, तो ये होगा माइनस, इसे चूँकि ये तो अदिश राशि है इसे ए भी लिख सकते हैं, साइन थीटा n1। तो b क्रॉस a जो होगा वो माइनस टाइम्स, और ये किसका मान था, a क्रॉस b का, a क्रॉस b के बराबर होगा। तो इसलिए क्रॉस के लिए यानी वेक्टर प्रोडक्ट के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता, यानी इस नियम को ये सेटिस्फाई नहीं करती, यानी वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता बाय नेचर। वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, ये आप इससे नियम जान गए। तो इस तरह से आपने देखा। अब अगर इनके बीच में कोण थीटा होता है, इनके बीच में कोण थीटा जो है वो 0 डिग्री होता है, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पैरेलल होते हैं, इसका मतलब या समरेख होते हैं, तो आपका देखेंगे ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, 0। आप देख रहे हैं यहाँ पर ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, 0। इसके उलट अगर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होता है तो थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना होता है आपका, 1। तो इसलिए ए क्रॉस बी का जो मापांक है, सिर्फ मापांक की बात कर रही हूँ क्योंकि डायरेक्शन तो आपकी ये n1 जो है या n है वो ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। अब ए से बी की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऊपर की तरफ आएगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्लॉक के नीचे की तरफ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड होगा आपका ए बी, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। तो इस तरह से ये आपका सदिश गुणनफल कहलाता है। ए क्रॉस बी अगर 0 आ रहा है, आपने देखा कि अगर दोनों पैरेलल थे तो 0 आ रहा है, इवन इफ वेक्टर ए 0 नहीं है, वेक्टर बी 0 नहीं है, पर अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो तब भी उनका रिजल्ट 0 आएगा। लेकिन अगर ए क्रॉस बी 0 आ रहा है तो इसका सीधा सा मतलब या तो वेक्टर ए 0 है, भाई ये रिजल्ट 0 आ रहा है, तो n1 तो 0 होने से रहा क्योंकि तो यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर, तो या तो ये 0 या ये 0 या ये 0। तो अगर ए क्रॉस बी 0 आ रहा है तो या तो वेक्टर ए 0 या वेक्टर बी 0 या फिर साइन थीटा 0 यानी थीटा 0 यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल। तो इन तीनों में से कोई एक कंडीशन होने पर क्रॉस प्रोडक्ट आपका 0 आएगा। तो ये था आपका। अब इसी पर हम काम करते हैं आई और जे के पे। आई जे के रूप में अगर हम बात करते हैं, हम करते हैं बात, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ए क्रॉस ए की बात करें तो ए क्रॉस ए का मतलब क्या होगा,
वेक्टर ए और दोनों के बीच में कोण कितना होता है 0 डिग्री, क्योंकि दोनों की एक ही दिशा है, तो रिजल्ट क्या आएगा 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट में कोई दो वेक्टर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं किसी सेम ही वेक्टर के, एक ही वेक्टर का अपने आप से प्रोडक्ट लेते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, जबकि आपको याद है डॉट प्रोडक्ट कितना था, उनके मैग्नीट्यूड के वर्ग के बराबर। तो इसी तर्ज पर अगर हम कहें आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा 0, इसी तरह से जे क्रॉस जे भी कितना 0 और के क्रॉस के भी कितना होगा 0। तो इस तरह से आपका बना ये आई क्रॉस आई और जे क्रॉस जे और के क्रॉस के का मान 0 होगा, जबकि आप जानते हैं डॉट में आई डॉट आई का मान कितना होता 1, क्योंकि कोण इनके बीच में 0 था तो cos 0 का मान 1 होता था, तो आई डॉट आई को 1 लेते थे आप। इसी तरह से जे डॉट जे भी 1 होता था और के डॉट के का भी मान 1 होता था। तो साथ साथ कंपैरेटिव स्टडी होती रहेगी तो आपको समझ आता रहेगा दोनों में फ़र्क क्या है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आई क्रॉस जे की, अब यहाँ से आ जाओ, ये समझने वाली बातें हैं। आई का मतलब एक्स की दिशा, ये जे का मतलब वाई की दिशा, ये वाली दिशा वाई एक्सिस में। तो आई से जे की तरफ जब घूमेंगे यानी एक्स से वाई की तरफ घूमेंगे तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट में आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है तो साइन 90। और अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो मैंने बताई थी डायरेक्शन आई यानी इस दिशा में है, जे इस दिशा में है। आई से जे की तरफ चलेंगे तो आई से जे की तरफ चलने पर हमारा बैठ रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज में कहाँ पर आएगा, ऊपर की तरफ आप आएगा। और ऊपर की तरफ यानी अगर ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर, तो जेड एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव आती है, नीचे की तरफ नेगेटिव आती है। तो जेड एक्सिस जब इधर की तरफ, जेड एक्सिस की तरफ आई क्रॉस जे का क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, यानी ये उसकी डायरेक्शन आ रही है, आई क्रॉस जे की जो डायरेक्शन आ रही है यानी इकाई सदिश जो आ रहा है इस डायरेक्शन में, वो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, जेड में, और जेड की तरफ इकाई सदिश होता है के वेक्टर, तो ये बन जाएगा के वेक्टर, के कैप। इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1, तो इस तरह से आई डॉट जे, आई क्रॉस जे कितना होगा के बराबर, जबकि आपने देखा था आई डॉट जे किसके बराबर था, जे के, 0 के। इसके उलट अगर जे क्रॉस आई की बात करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस के। अभी बता के आई हूँ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, क्योंकि जे क्रॉस आई का मतलब हुआ जे से आई की तरफ घूमना, तो मापांक तो दोनों का बराबर होगा यानी 1 ही होगा, लेकिन अब की बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं तो जे क्रॉस आई का जो वेक्टर फॉर्म होगा, जो इकाई सदिश होगी एन कैप होगा, वो किस डायरेक्शन में होगा, ज़मीन की नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ नेगेटिव जेड एक्सिस जाती है। अगर ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, ये वाई पॉजिटिव इधर है, तो जेड एक्सिस पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर, और नेगेटिव जेड एक्सिस को माइनस के से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आई क्रॉस जे कितना होगा के वेक्टर, तो जे क्रॉस आई होगा माइनस के वेक्टर। इसी तरह से जे क्रॉस आई, जे क्रॉस के होगा आई वेक्टर और के क्रॉस जे होगा माइनस आई वेक्टर। इसी तरह से के क्रॉस आई यानी जेड एक्सिस से एक्स एक्सिस की तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव जेड से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलेंगे। आप ये देख रहे हैं, ये आपकी पॉजिटिव जेड एक्स एक्सिस है, यहाँ से यहाँ घूमेंगे तो अगर हम इसे ऊपर से देखते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, तो पॉजिटिव जेड की तरफ, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ आपका इनका क्रॉस जाएगा, किसका, के और आई का। तो मैंने पहले ही बताया था, लास्ट ईयर भी हमने जब किया था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को किस तरह से किया जाता है, किस तरह से माना जाता है कि पहले हम एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं, फिर जब पॉजिटिव एक्स से पॉजिटिव वाई की तरफ हम घूमेंगे और वाई एक्सिस 90 डिग्री पे बना लेते हैं, फिर जब पॉजिटिव एक्स से पॉजिटिव जेड तक
पॉजिटिव वाई की तरफ घूमेंगे तो हम जेड एक्सिस पाएंगे। आप देखेंगे जब पॉजिटिव जेड से पॉजिटिव एक्स तक मूव करेंगे तब पॉजिटिव वाई की तरफ क्रॉस प्रोडक्ट जाएगा, और जब पॉजिटिव वाई से पॉजिटिव जेड की तरफ मूव करेंगे तो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा। तो के क्रॉस आई किसके बराबर होगा? जे वेक्टर, और उसके उल्टा आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस जे के। तो उसको याद करने का तरीका है, साइक्लिक ऑर्डर में करेंगे। आई जे के, पहले आई आता है, आई से जब जे की तरफ चलेंगे तो के मिलेगा, जे से के की तरफ चलेंगे तो आई मिलेगा, और के से आई की तरफ चलेंगे तो आपको जे मिलेगा। तो आई जे के यानी इस तरह से घूम के चलना है, और ये साइक्लिक ऑर्डर में आपको याद रखना है। आई क्रॉस जे, के जे क्रॉस के, आई के क्रॉस आई जे, और इनके उल्टे होते ही नेगेटिव डायरेक्शन इनकी आ जाएगी। तो इस तरह से आप इन्हें याद रखेंगे। फिर आते हैं अगर कोण निकालना हो, हमें कोण निकालना हो और साइन का मान निकालना हो, हम हालांकि वेक्टर प्रोडक्ट से भी करते थे, डॉट प्रोडक्ट से भी करते थे, तो जब कोण निकालना होता तो अगर हमें डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ हो तो हम कोण कैसे निकालते थे? कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ए मॉडुलस बी। अब आप देखते हैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये होता है ए बी साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान हो जाएगा ए क्रॉस बी अपॉन ए बी, यानी ए का मॉडुलस और बी का मॉडुलस। तो इस तरह से हम साइन का मान भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका मैंने इसके बारे में आपको क्लियर कर दिया। अब नई चीज़ आएगी, किसी त्रिभुज का एरिया निकालना जबकि आपको उसकी भुजा वेक्टर पता है। एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, एक भुजा बी सी दे रखी है आपको वेक्टर बी के रूप में, एक भुजा बी ए दे रखी है वेक्टर ए के फॉर्म में। तो कोण बी से आपकी दोनों भुजाएं निकल रही हैं, और ये कोण अगर थीटा है तो आप देखेंगे कि अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो तो मैं यहाँ से लंब डालूँगी ए एम। तो त्रिभुज का एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा? हाफ बेस यानी बी सी, और जो इसकी ऊंचाई है या लंब कह लो, कितना हो गया? ए एम। बी सी का मतलब, अब ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ तो ये बस मल्टीप्लाई है क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म नहीं है। ठीक है, अब आप देखेंगे बी सी का मतलब बी सी की लंबाई, तो इसे हम कहेंगे वेक्टर बी का मतलब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, बी सी का मतलब यही होता है। अब ए एम पे आएंगे, त्रिभुज ए बी एम में ए एम क्या है? थीटा के लिए लंब है, तो ए एम अपॉन ए बी किसके बराबर होगा? साइन थीटा के। तो ए एम कितना हुआ? ए बी साइन थीटा, और ए बी क्या हुआ? वेक्टर ए की लंबाई, क्योंकि यहाँ सिर्फ सदिश राशियों की बात हो रही है। तो इस तरह से ये हो गया हाफ वेक्टर बी, और ए एम की जगह वेक्टर ए, और ये हो गया साइन थीटा वेक्टर ए। अब इसमें फिर से देखिए कि ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ये थीटा है, तो साइन थीटा कितना होगा? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो साइन थीटा की जगह लिखा जा सकता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ये दोनों अदिश राशियाँ थी, ये कट गई, तो आपका फॉर्मूला जो बन के आया हो गया ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी
का हाफ का मान जो होगा वो किसी भी त्रिभुज का एरिया होगा, बशर्ते वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ही बिंदु से निकलने वाली दोनों भुजाएं हैं। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भुजाएं कौन सी दे रखी है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन, ये आप इसका एरिया निकालेंगे। इसी में ही अगर आपसे ये कहा जाता कि समानांतर चतुर्भुज, तो इसी को ही मैं अगर कह दूं कि इसी को मैं आगे इसी के पैरेलल यहाँ से एक लाइन खींचूं और इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन खींचूं, तो ये वेक्टर बी, तो ये भी वेक्टर बी, ये वेक्टर ए, तो ये भी वेक्टर ए, तो इस तरह से ए बी सी डी ये अपने आप में क्या बन गया है, समानांतर चतुर्भुज बन गया। और समानांतर चतुर्भुज में हम जानते हैं प्रॉपर्टी से कि जो उसकी डायगोनल होती है वो इसको दो बराबर त्रिभुजों में, एक दो ऐसे त्रिभुजों में तोड़ती है जिनका एरिया बराबर होता है। तो जितना एरिया इसका उतना ही एरिया इसका, बल्कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में तोड़ती है, सर्वांग सम त्रिभुज में तोड़ती है। तो जितना, जब सर्वांग सम होंगे तो दोनों का एरिया बराबर होगा, तो जितना एरिया इसका था तो उतना ही एरिया इसका है। तो इस तरह से एक समानांतर चतुर्भुज, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज जिसकी आसन भुजाएं, एक वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, तो इसका एरिया होगा ये ट्रायंगल का एरिया प्लस ये ट्रायंगल का एरिया, यानी इसका डबल, यानी ए क्रॉस बी। याद रखने वाली बात है, ये आसन भुजाएं हैं, यानी एक ही बिंदु से निकल रही हैं। अगर ये इधर को जा रहा है वेक्टर ए यूं करके और ये इधर जा रहा है, तब आप इसको, तब कोण में माइनस का फ़र्क आएगा, पर चूंकि मैग्नीट्यूड में फ़र्क नहीं होगा इसलिए इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोण ये 180 माइनस थीटा होगा, तो डायरेक्शन में फ़र्क आ गया ए क्रॉस बी में, लेकिन मैग्नीट्यूड में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ये आपकी समानांतर चतुर्भुज का ये एरिया इस तरह से निकलता है। फिर कुछ और प्रॉपर्टी हैं वेक्टर की, वो मैं आपको बताती हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे, वितरण नियम, जो कि हमने डॉट प्रोडक्ट में भी देखा था। ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर एक वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है दो वेक्टर के योग के में, तो रिजल्ट सेम रहेगा एज ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ये आपका, इसमें प्रूफ की ज़रूरत नहीं है ना, मैं प्रूफ बता रही हूँ यहाँ पर, सिर्फ नियम याद करेंगे। बिल्कुल यही वितरण नियम आपका डॉट प्रोडक्ट में भी लगा था कि ए डॉट बी प्लस सी होता है, तो रिजल्ट सेम रहेगा एज ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो इसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का वितरण योग के ऊपर। तो इसीलिए इन शॉर्ट इसे वितरण नियम का से जाना जाता है। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ओवर एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। तो इसे सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है, ओवर एडिशन। फिर दूसरा एक और इसमें नियम होता है कि अगर कोई आपकी अदिश राशि ए है और वो ए क्रॉस बी से आपकी गुणा हो रही है, यानी पहले ए क्रॉस बी लेंगे आप वेक्टर, जो प्रोडक्ट लेंगे उसमें कोई अदिश राशि लैम्डा को गुणा करते हैं, तो ये रिज़ल्ट सेम रहेगा कि आपने पहले किसी एक में, मान लो ए में आपने ये अदिश राशि गुणा कर ली और फिर क्रॉस प्रोडक्ट लिया, या फिर दूसरे में आपने गुणा कर ली फिर क्रॉस प्रोडक्ट लिया। यानी अदिश राशि बाहर से गुणा हो या किसी एक में गुणा हो के फिर क्रॉस प्रोडक्ट हो, तो उससे कोई प्रभाव आपके क्रॉस प्रोडक्ट पे नहीं पड़ता। और अब एक तरीका बता रहे हैं कि एक वेक्टर ए है a1i प्लस a2j प्लस a3k ijk के रूप में है, और बी वेक्टर है b1i प्लस
B2J प्लस B3K। तो A क्रॉस B करने का क्या तरीका होगा? A क्रॉस B हमारे हिसाब से आप देखेंगे A1I प्लस A2J प्लस A3K क्रॉस B1I प्लस B2J प्लस B3K। अभी वितरण नियम पढ़ा है, तो वितरण नियम के हिसाब से इसका ये वाला जो कंपोनेंट है इसका इससे गुणन का मतलब तीनों से अलग अलग गुणन, फिर इसका तीनों से गुणन, फिर इसका तीनों से गुणन। तो अब एक एक करके देखेंगे। A1 B1 I क्रॉस I, A1 B2 I क्रॉस J, A1 B3 I क्रॉस K। नेक्स्ट ऐसे में एक एक लाइन में तीन लेके चलते हैं। A2 B1 J क्रॉस I, A2 B2 J क्रॉस J, A2 B3 J क्रॉस K। तीसरे पर आते हैं, इससे तीनों को A3 B1 K क्रॉस I, A3 B2 K क्रॉस J, A3 B3 K क्रॉस K। अभी पीछे बता के आई थी कि I क्रॉस I, J क्रॉस J और K क्रॉस K रिजल्ट ज़ीरो होगा, क्योंकि इनके बीच में कोण दोनों एक ही वेक्टर है, इनके बीच में कोण ज़ीरो होगा और थीटा ज़ीरो होगा, और साइन थीटा इनके प्रोडक्ट में आता है, तो साइन ज़ीरो का मतलब ये रिजल्ट भी ज़ीरो। ये मैं पहले बता चुकी हूँ। साथ साथ बताया था कि I क्रॉस J K के बराबर और K क्रॉस J क्रॉस I माइनस K के बराबर। इसी तरह से J क्रॉस K I के बराबर और K क्रॉस J माइनस I के बराबर, एंड K क्रॉस I J के बराबर और I क्रॉस K माइनस J के बराबर। तो रखते चलेंगे। A क्रॉस B ये ज़ीरो हो गया, तो ये ख़त्म पूरा। I क्रॉस J की जगह K, तो A1 B2 K, I क्रॉस K माइनस G, तो माइनस A1 B3 J क्रॉस I, A2 B1 J क्रॉस I, J क्रॉस I माइनस का K, J क्रॉस K J जीरो हो गया, प्लस A2 B3 J क्रॉस K इज I, A3 B1 K क्रॉस I J होता है, तो ये हो गया A3 B1 J, A3 B2 K क्रॉस J कितना होगा? K क्रॉस J माइनस का I, माइनस A3 B2, और ये हो गया I, और ये आपका ज़ीरो हो गया। अब आप पहले I वाले इकट्ठे करेंगे। A2 B3 माइनस A3 B2 I, J वाले K और J वाले हैं, और इनमें से भी मैं माइनस बाहर ले रही हूँ, तो ये हो गया A1 B3 माइनस A3 B1 J, और फिर K वाले ले रही हूँ A1 B2 और ये माइनस A2 B1, ये हो गया आपका K के गुणांक। तो ये रिज़ल्ट आएगा आपका। अब ज़रा एक चीज़ और दिखाते हैं। अगर मैं ऐसे बना रही हूँ एक डिटर्मिनेंट, यानी सारणी का आपने पढ़े थे IJK, यहाँ लिखती हूँ A1 A2 A3, यहाँ लिखती हूँ B1 B2 B3, ये कोई सारणिक है, और इस सारणिक को हम खोलते हैं। तो कैसे खोलेंगे? पहली अगर रो से खोलती हूँ
तो आई गुणा A2B3 माइनस B2A3, A2B3 माइनस B2A3 गुणा I1, I मतलब, फिर माइनस J गुणा A1B3 माइनस B1A3, ये J का गुणांक हो गया, ऐसे करके, फिर प्लस A1B2 माइनस A2B1, और ये हो गया K। और अब आप देखो इन दोनों में क्या कोई फ़र्क है? आप पाएंगे इसमें कोई फ़र्क नहीं है। यानी A क्रॉस B को इस तरह से गुणा करने से बेहतर है कि अगर इस तरह से लिख दें हम, तो हमें आसानी से याद भी रहेगा और हम मल्टीप्लिकेशन भी, मतलब आसानी से ये कैलकुलेशन कर पाएंगे। जबकि इसमें हमें समय लगा था और ज़्यादा गलतियां होने की भी संभावना होती है। तो कभी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट अगर हमें करना हो, वेक्टर प्रोडक्ट करना हो, तो उसे हम सारणिक रूप में कर सकते हैं और करना चाहिए कायदे में, और फिर उससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये था आपका वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, और इसी पर बेस्ड है आपकी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.4 और 10.4 पे आ जाएंगे सीधा। ये जो वीडियो मैं दिखा रही हूँ, खासकर जब आपको कोई नए टॉपिक के बारे में बताती हूँ तो एक बार समझ आ जाए ज़रूरी नहीं है, बहुत ही कम बच्चों को ये समझ एक बार में आता है। इसे कई बार देखना चाहिए और हर बार थोड़ा सा वीडियो देखिए और उसे कॉपी में लिखिए और कॉपी में लिख कर खुद समझने की कोशिश कीजिए, तब अच्छे से समझ आता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने एक पिक्चर की तरह से देखा और बंद कर दिया और आपको समझ आ जाएगा। तो इसलिए कॉपी पेंसिल लेके बैठिए जो भी, और बीच बीच में वीडियो रोकिए और लिखिए जो मैं भी समझाती हूँ या क्वेश्चन करती हूँ, साथ साथ कीजिए। आपको निकालना है, कहते हैं फैक्टर A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी मापांक निकालना है। जबकि वेक्टर A आपको दिया हुआ है I माइनस 7J प्लस 7K, और B वेक्टर दे रखा है आपका 3I माइनस 2J प्लस 2K। तो मैंने बताया था A क्रॉस B को हम कैसे निकालेंगे, सारणिक रूप में रख के निकालेंगे। तो बहुत आसान तरीका होता है, I J K, पहला वेक्टर A है तो ये वाली लाइन वेक्टर A की होगी के गुणांकों की, और दूसरी लाइन वेक्टर B के गुणांकों की होगी। तो ये हो गया 1, ये -7 और ये 7, और ये हो गया 3 माइनस 2 2। इसे हल करेंगे, I का गुणांक -7 दूनी 14, माइनस माइनस प्लस 7 दूनी 14, माइनस J का गुणांक 2 एकम 2 माइनस 7 दिया 21, प्लस K का गुणांक माइनस का 2 माइनस माइनस, कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है, हाँ, -2 माइनस माइनस प्लस 7 दिया 21, तो 0I हो गया, माइनस 19J, यानी 19J रह गया, माइनस ये था माइनस ये था, माइनस 19J और प्लस 19 का K। और अब इसका मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उनके अगर 0 का स्क्वायर, मतलब 0 तो ही नहीं, चलो 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, तो 19√2 आपका ये रिजल्ट आएगा। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। कहते हैं एक इकाई सदिश ज्ञात करो। इकाई सदिश ज्ञात कीजिए जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तथा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पर लंब हो, यानी इन दोनों पर लंब हो। तो वो वेक्टर जो दोनों पे लंब होता है वो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ही होता है, और उसका भी इकाई सदिश निकालेंगे। जबकि आपको दे रखा है वेक्टर ए दिया हुआ है आपको 3I प्लस 2J प्लस 2K,
और वेक्टर बी दे रखा है i प्लस 2j माइनस 2k। आपसे कहते हैं वो वेक्टर इकाई सदिश ज्ञात करो, पहले सदिश ज्ञात करेंगे फिर इकाई। तो वो वेक्टर जो इस पर और इस पे परपेंडिकुलर हो, तो इसको हम मानते हैं, माना a प्लस वी को हमने मान लिया वेक्टर p। तो अब इसे साथ साथ निकाल भी लेते हैं, a प्लस बी, तो 3 ये वाला वेक्टर प्लस ये वेक्टर मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 3i प्लस 1i 4i, 2 प्लस 2 4j और प्लस 2 माइनस 2 यानी 0k। तो 4i प्लस 4k हो गया वेक्टर p। और फिर दूसरा वाला वेक्टर जो a वेक्टर माइनस b वेक्टर है उसे हमने मान लिया q वेक्टर। तो माइनस करेंगे, 3i माइनस i इज़ 2i, 2 माइनस 2 इज़ 0j और 2 माइनस माइनस 2 यानी प्लस 4k। अब हमें वेक्टर चाहिए n वेक्टर जो p पे भी लंब हो और n वेक्टर q पे भी लंब हो, यही हमसे पूछा गया है। तो हमें पता है p क्रॉस q कितना हुआ, p क्रॉस q होगा p का मापांक q का मापांक, पर हमें यहाँ कोण तो निकालना नहीं कि कोण नहीं दिया हुआ। तो p क्रॉस q वेक्टर जो होगा, अगर हम p क्रॉस q निकालते हैं तो p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर लंब होगा p पर भी और p क्रॉस q वेक्टर लंब होगा q पे भी। तो p क्रॉस q निकालेंगे क्योंकि ये दोनों पर लंब है, और जब ये वेक्टर निकल जाएगा फिर इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। कायदे में हमें निकालना है p क्रॉस q वेक्टर का यूनिट, तो ये हमें निकालना है। तो अगर मैंने इसको n वेक्टर मान लिया इसको, तो मुझे n कैप निकालना है। क्या निकालना है? n कैप। तो ये सिर्फ समझाने के लिए था, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये करेंगे कि अब p क्रॉस q निकालेंगे फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो इसको मान लीजिए मैंने फिर n वेक्टर मान लिया, आप चाहो तो मत मानो, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, मैं थोड़ा समझाने के लिए आपको लिख रही हूँ। तो हमें n कैप निकालना है, जबकि n वेक्टर कितना है? p क्रॉस q, क्योंकि n वेक्टर हो गया p पे भी लंब और q पे भी लंब, और p और q पे लंब होता है, p क्रॉस q वेक्टर जो है दोनों पे ही लंब होता है। फिर n का कैप निकालना हमें, यानी n का इकाई निकालना। तो पहले p क्रॉस q निकालेंगे, p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर, और तरीका बताया था i j k। p वेक्टर के मापांक, पहले p वेक्टर लिखा है तो 4 4 0 और उसका हो गया 2 0 4। इसे सॉल्व करेंगे तो i का हो गया 4 4 चौक 16 माइनस 0 तो 16i। अब j का हो गया 4 0 0 माइनस 4 2 जा 8 माइनस 8 j, और k का हो गया 0 माइनस 8 तो माइनस 8 k। तो 16i प्लस 8j माइनस 8k, ये आपका हो गया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो वेक्टर इस पे लंब होगा वो p क्रॉस q भी जो होगा वो भी p और q पे लंब होगा, और q क्रॉस p भी q और p पर लंब होगा। लेकिन ये दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। तो जो वेक्टर आपका लंब आएगा, आ सकता है जो p और q दोनों पे लंब हो, वो p क्रॉस q भी हो सकता है और q क्रॉस p का भी इकाई सदिश हो सकता है। तो दोनों स्थिति में सिर्फ क्या फ़र्क होगा? एक दूसरे का निगेटिव होगा, तो दोनों को हम कंसीडर करेंगे। तो p क्रॉस q अथवा q क्रॉस p। तो अगर मैं इसको n1 मान लूँ तो q क्रॉस p कितना हुआ? n2 वेक्टर हो गया। तो इस तरह से, या फिर कोई एक निकाल लो, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। तो ये n1 वेक्टर हो गया इतना। तो n2 वेक्टर कितना आएगा? सीधा माइनस 16i, उसका उल्टा होता चला जाएगा, साइन पलटते चले जाएंगे। तो ये दोनों ही वेक्टर क्या होंगे? लंब होंगे, पर ये इकाई नहीं है। तो इकाई कैसे निकालेंगे? n1 कैप कैसे निकालेंगे? 16i प्लस 8j माइनस 8k बटे 16 का वर्ग, 8 का वर्ग, और माइनस 8 का वर्ग भी 8 का वर्ग कर लेते हैं। और ये सॉल्व करके आएंगे, ये गलत हो गया यहाँ पर, सॉरी,
ये आपका है, फिर से करते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई। आई तो 4 चौक 16 और जे का बैठा 4 चौक 16 माइनस 0, तो ये 16 है, सॉरी गड़बड़ हो गई, -16। और ये हो गया के का 0 -8, तो ये प्लस का माइनस का 16 है। एक मिनट फिर से लिखते हैं इसको। देखो इसे n1 वेक्टर में फिर से लिख रही हूँ, 16i -16j -8 का k। तो n2 वेक्टर जो होगा वो, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो होगा -16i + 16j + 8k। ये गलती हो गई थी, समय रहते पकड़ी गई। इसके बाद इसका मापांक n1 का कैप जो होगा 16i -16j -8 का k अपॉन 16 का वर्ग प्लस 16 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग कर रही हूँ, माइनस का लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। ये बैठेगा 24, मतलब ये बैठेगा 576, उसका √24, और यही काम n2 में होगा। मैं अब इसको, क्योंकि वर्ग तो इनके जो नीचे गुणांक है वो तो वर्ग होने पर सेम ही रहेगा, तो इसे मैं सीधा 24 कर रही हूँ इसी ढंग से। तो ये हो गया आपका, 8 कॉमन निकाल लो, 8 × 24, 2i -2j -1k अपॉन 24, 8 × 24, तो प्लस माइनस का फ़र्क आएगा यहाँ। तो जो आपका दो वेक्टर्स होंगे, या तो n1 और n2, तो n2 तो कितना हो गया, -2i/3 + 2j/3 + k/3, और ये हो गया 2i/3 -2j/3 -k/3। तो जो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो वो वेक्टर जो इस पर इकाई सदिश हो और लंब हो, सिर्फ क्योंकि यहाँ पर कोई एक डायरेक्शन नहीं गई थी, दोनों ही डायरेक्शन हमें लेनी होगी। तो ये था प्रश्न नंबर 2। तो इतना कीजिए, बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में कराएंगे। थैंक यू।